हाय एवरीवन। मैं जानता हूँ आप सभी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अभी प्रीलिम्स से रिलेटेड एग्जैक्टली किस तरीके से प्लान करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, किन रिसोर्सेज को फॉलो करना है। मॉक टेस्ट से आपको डर लग रहा होगा इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, और भी काफ़ी ज़्यादा फियर होंगे जैसे कि होगा या नहीं होगा, और मॉक टेस्ट में पुअर मार्क्स आ रहे हैं तो क्या छोड़ दें या उनको कैरी ऑन रखें, स्टार्ट भी करें या ना करें, करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, सारी चीज़ों के काफ़ी सारे डाउट आपके पास होंगे। और उस डाउट की वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन इस टाइम पे हो जाती है। जो ये जैन या फेब का जो मंथ होता है हर साल, तो वो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इसी तरीके का होता है, क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा अब अप्रोचिंग है हमारे लिए, है ना। और प्रीलिम्स ही काफ़ी ज़्यादा एक वेग एग्जाम भी है कि जिसको अगर क्लियर नहीं कर पा रहे तो आप फिर यहाँ पे एक तरीके से ना क्वेश्चन मार्क आने लगता है खुद के ही ऊपर कि यार कितना टाइम लगेगा, प्री ही क्लियर नहीं हो पा रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा टफ भी वही बन के निकलता है हमारे लिए। मेंस में फिर भी हम उसको काफ़ी ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा टफ हमारे लिए साबित होता है हर बार। और ये हमें आगे भी नहीं बढ़ने देता साइकिल में, तो वो फ्रस्ट्रेशन एक अलग से ही आती है। तो इस वीडियो का जो पूरा क्लियर पर्पस है वो यही है कि किस तरीके से एक्चुअली ये 4 वीडियोस की एक सीरीज होने वाली है। पहली जो हमारा पार्ट है प्रीलिम्स के लिए, वो है कि आपको एनालिसिस पैरालिसिस में से बाहर निकलना है, या अगर आप ओवरवेलमिंग सिचुएशन में है तो उससे आपको क्लियरली बाहर निकलना है। दूसरा है आपकी साइकोलॉजिकल प्राइमिंग के बारे में, जो सेकंड पार्ट इस वीडियो का आएगा, कि किस तरीके से सुपर चार्ज रहे, रुथलेस रहे अगले इन 4 to 5 मंथ्स में, एंड प्रेपरेशन में ऑन एंड ऑफ आप यहाँ पे ना हो। थर्ड यहाँ पे रहेगा कि सी सेट को किस तरीके से हैंडल करना है। एंड फोर्थ रहेगा कि हम एग्जैक्टली किस तरीके से आपकी कितनी जगह पे हेल्प करने वाले हैं आईएएस सेंट्रल की तरफ से। तो एक क्लियर मोटिव आपके सामने निकल के आ जाएगा। टेम्पलेट्स आपको काफ़ी सारी मिलेंगी, उन टेम्पलेट्स को आपको प्लानिंग के लिए यूज़ करना है, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये मेक श्योर करना है कि अगले 4 to 5 डेज में हमारी जो प्लानिंग है वो कंप्लीट हो जाए। मे बी एक हफ्ता हम ले लेंगे, एक वीक ले लेंगे, पूरी प्लानिंग हमारी कंप्लीट हो जाए, सारे रिसोर्सेज हमारे पास आ जाएं, और हम अपनी प्रेपरेशन में अब यहाँ पे मूव ऑन करने लगे, ना कि सिर्फ हम यहाँ पे स्टेगनेंट रहें। तो मूव ऑन करने के लिए ये 4 वीडियोस हमारे लिए है कि कैसे प्लान करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, और टास्क हमारे जो है उनकी हंटिंग करते जाएंगे। ठीक है, हमें टास्क हंटर यहाँ पे बनना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को करते जाना है, ये हमारा यहाँ पे मोटिव होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने जो निकल के आता है वो है वेयर आर यू टुडे। तो वेयर आर यू टुडे सभी की अलग अलग सिचुएशन है। कोई शायद यहाँ पे सोच रहा होगा कि एग्जैक्टली यार मॉक टेस्ट दूं या ना दूं, कोई किसी स्टेज पे खड़ा होगा, कोई किसी स्टेज पे खड़ा होगा, कब से स्टार्ट करूं मॉक टेस्ट। तो अगर हम इसको एक लाइन के तौर पे देखें, मान लीजिए एक लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारा एक परफेक्ट बीच में थ्रेशोल्ड पॉइंट है कि यहाँ से आप एकदम से ब्रेक थ्रू करेंगे और ये आपकी परफेक्ट स्टार्टिंग रहेगी। ये हमारा मान लीजिए प्रीलिम्स एग्जाम है। तो कोई शायद इस लाइन से इतनी पीछे खड़ा होगा, कोई इतनी पीछे, कोई इतनी पीछे, कोई इतने पीछे। मकसद ये है कि आईएएस सेंट्रल के जितने भी एस्पिरेंट्स, या अगर कोई बाहर वाला एस्पिरेंट भी इसको देख रहा है वीडियो को, तो वो कैसे यहाँ पे आके इनिशियल लाइन से अपनी स्टार्टिंग कर सके, उसके ऊपर हमें यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, नाउ वेयर आर यू टुडे, वो आपको थोड़ा सा एनालिसिस उसका करना है, वो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, जहां पे भी होंगे बराबर लेके आएंगे। अगला है गेट आउट ऑफ ओवरवेलमिंग पैरालिसिस। ये क्या होता है कि हम अपने सामने कई बार, मैक्सिमम टाइम यही होता है, फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है कि चीज को ना पूरे उसकी जो एंटायरिटी है ना उसमें देखने लगते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, सॉरी फॉर द ड्राइंग, ये मान लीजिए आप है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरे गोल को ना, एक गोल को इतना बड़ा आप ऐसे देखने लगते हैं उसकी एंटायरिटी में। उससे क्या होता है, आप ओवरवेलम हो जाते हैं, आपको एग्जैक्टली रास्ता नहीं निकल पाता है कि एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट करना है। आप बस उस पूरी बड़ी पिक्चर को इमेजिन करते रहते हैं। प्रीलिम्स आ रहा है, बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं, स्टेटिक पढ़ना है, स्टेटिक जो हमारे जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, सी सेट भी प्रिपेयर करना है, कैसे होगा कैसे होगा, तो पूरा ना ब्लंडर बन जाता है हमारे ब्रेन में। तो उससे हमें बचना है। तो वो कैसे बचेंगे आप, ये जो ओवरवेलमिंग का पैरालिसिस है जिसकी वजह से आप पैरालाइज हो जाते हैं, आपकी प्रेपरेशन आगे नहीं बढ़ती है, इससे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपने लिए एक प्लान क्रिएट करना है, प्रॉपर प्लान। ठीक है ना, वो कैसे होगा, क्लियर एम हमारे लिए जब हम सेट करेंगे तब। तो देखिए यहाँ पे
अगर आप यहाँ पे प्लानिंग आपके पास होगी तो आप क्या करेंगे, आप मूव कर पाएंगे आगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, बिट्स एंड पीसीज में अपने गोल्स को अचीव करना स्टार्ट करेंगे। सो होता क्या है, स्टार्ट मूविंग विद द क्लियर एम। अब क्लियर एम की अगर हम बात करें तो देखिए सीधी सी बात क्या है, अभी यहाँ पे ना तो कोई मेंस के बारे में सोचने का टाइम है, ना किसी और चीज़ के बारे में सोचने का टाइम है। हो सकता है जनवरी के एंड तक आप थोड़ा सोच भी ले, लेकिन फेब से मोस्टली आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने क्लियर एम क्या है, क्लियर एम है देखिए हमारे लिए प्रीलिम्स 25, ठीक है, प्रीलिम्स 2025। सीधी सी बात है, ये हमें सबसे पहले क्लियर करना है। ये क्लियर होगा तभी मेंस के लिए जाएंगे, मेंस के लिए एफर्ट डालेंगे। अब प्रीलिम्स 2025 में हमें पता है कि हमारे सामने टोटल यहाँ पे दो स्टेजेस हैं। पहली है जीएस और दूसरी हमारे लिए जो है वो है सी सेट। अब ये क्लियर एम सेट हो गई कि इन दो चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर करना है। इन दो चीज़ों को प्रिपेयर अगर हम करें और ब्रेक करें तो कैसे होगी, देखिए जीएस में आपको यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपके पास बेस्ट कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट कंटेंट वो किस चीज़ का होगा, आपका यहाँ पे स्टैटिक का भी एंड आपका सीए का। तो ये दो चीजें आपको मेक श्योर करनी है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं, अच्छे रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं। दूसरा हमारे लिए यहाँ पे है बेस्ट कंटेंट के बाद क्या आता है, उसका रिवीजन। तो क्या हम मेक श्योर कर सकते हैं कि जितना भी हम पढ़े एक लिमिट में उसको हम 5 बार एटलीस्ट रिवाइज कर लें। और तीसरा आता है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट हमारे सामने निकल के आता है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। और सी सेट में हमें क्या करना है, यहाँ पे सी सेट देखिए, सी सेट कॉन्सेप्ट बेसिस है पूरा का पूरा, ठीक है। सी सेट की जो बेस्ट प्रिपरेशन होती है वो होती है हमेशा उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके। क्वेश्चंस को उठाइए और आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आप देखिए अगर वो सोल्व नहीं हुआ तो उसको रिवर्स इंजीनियर करते हैं। और आज के टाइम पे चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी एआई या गूगल जो हमारा जेमिनी एआई है, किसी भी एआई के साथ आप उस क्वेश्चन को डिकोड करा सकते हैं। वो पूरी एक वीडियो आएगी कि हाउ टू हैंडल सी सेट और किस तरीके से सी सेट की मास्टरी हमें करनी है। या फिर आप अरिहंत वगैरह की या जो बाकी कोई भी दिशा की या जो भी बुक्स आती हैं सी सेट के ऊपर, वो आप ले सकते हैं और उसमें आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और जब आप ना कर पाए तो आप यहां पे उस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देखिए, ताकि आपको पता चले कि आप क्या मिस कर रहे थे। तो इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से यहां पे सीखा जा सकता है। तो क्लियर एम हमारे लिए क्या है कि बेस्ट कंटेंट हमें पढ़ना है। जीएस के लिए अगर बात करें तो रिवीजन हमें करना है 5 टाइम्स कम से कम जो भी हमने पढ़ा है, और हमें कम से कम यहाँ पे 60 to 70 मॉक टेस्ट जीएस के लगाने हैं। सी सेट का हमारा क्लियर एम क्या है कि हमें कम से कम 40 यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाने हैं। देखिए 40 मॉक टेस्ट सी सेट के लगाने के बाद कोई भी इंसान यहाँ पे, कोई भी एस्पिरेंट आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। वो उतने मार्क्स इजीली ला सकता है जितने उसको सी सेट में चाहिए, वो उसके आ जाएंगे यहाँ पे आराम से, ठीक है। यहाँ पे कोई मेरिट तो बन नहीं रही आपकी। होगा क्या, जब आप सारे इन सी सेट के मॉक टेस्ट को सोल्व करेंगे, उन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। वो आगे उस वीडियो में हम बताएंगे भी आपको। तो क्लियर एम सेट हो गई हमारे सामने। अब ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है, अब हमें पता चल गया कि एग्जैक्टली करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें करनी है। जब पता चल गया क्लियर एम क्या है, अब मान लीजिए आप वॉर में जा रहे हैं। अगर वॉर सिचुएशन में अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पे मान लीजिए एक आपने ट्रॉय मूवी देखी होगी फॉर एग्जांपल, तो वो वॉर के लिए जाते हैं, है ना, एक इंग्लिश मूवी है। तो वो हमेशा सबसे पहले क्या देखते हैं कि एम क्या है, कहाँ पे जाना है, तो वहां पे जाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, वहां पे जाने का रास्ता बनाएंगे। दूसरा क्या होता है किसी भी वॉर में कि अब यहाँ पे थोरो प्लानिंग की जाएगी कि किस तरीके से यूनिक सिचुएशन से हैंडल करना है, क्या क्या रास्ते में फोर्ट्स आएंगे, क्या क्या यहाँ पे अड़चने आएंगी, क्या क्या सेनाएं आएंगी, सारी चीजें देखी जाती है। तो हमने वो भी देख ली कि भाई हमने मॉक टेस्ट लगाने हैं, कंटेंट हमारा बेस्ट होना चाहिए, रिवीजन और वो सब हो गया। अब थोरो प्लानिंग कैसे होगी, ब्रिंग ऑर्डर विद टेम्पलेट्स। तो आप यहां पे अपनी प्रेपरेशन में एक ऑर्डर लेके आइए, आप यहां पे एक स्ट्रक्चर लेके आइए, ठीक है ना। रिमूव कॉग्निटिव लोड। देखिए होता क्या है, जब आप यहां पे डीप थोरो प्लानिंग कर लेंगे अपने लिए एक ही बार बैठ के, हो सकता है शुरू में आपको 4 दिन लगे, 5 दिन लगे या एक हफ्ता लगे, लेकिन इससे आपका आने वाला जो 4-5 महीनों का सफर है वो पूरा अच्छा हो जाएगा, वो उसमें क्लैरिटी काफी ज्यादा आ जाएगी। कोग्निटिव लोड थ्योरी क्या कहती है कि भाई हम यहाँ क्या करते हैं, हम प्लानिंग अच्छे से नहीं करते, प्लानिंग में हम फेल हो जाते हैं, और फिर हम एवरी सिंगल डे हमारा जो कोग्निशन है, जो सोचने की क्षमता है, उस पर प्रेशर रहता है कि आज क्या करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, क्या रह गया, कुछ छूट तो नहीं रहे। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं एक बार ही कि पूरा का पूरा हमने देख लिया कि अगले 4 महीने में या अगले 100 दिन में या 90 डेज में ये सारी चीजें करनी है। ये सारी चीजें अगर करनी है तो पर डे मेरे को इतना करना पड़ेगा। मेरे को फॉर एग्जाम्पल
इतने मॉक टेस्ट अगर 40 लगाने हैं यहाँ पे सी सेट के, तो अगर 120 डेज में मेरे को लगाने हैं तो मैं क्या करूंगा कि हर तीसरे दिन एक सी सेट का मॉक टेस्ट लगाऊंगा। 60 मॉक टेस्ट अगर मेरे को लगाने हैं जीएस के, तो मैं हर दूसरे दिन एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा। अब मैंने ये मॉक टेस्ट लगाए तो मेरे को इनको सोल्व करने में इतना टाइम लगेगा। उनके जो रॉन्ग मैंने मेंशन किया है, जो रॉन्ग आंसर है, इनकरेक्ट है मेरे, उसकी लर्निंग करने के लिए मेरे को इतना टाइम लगेगा। रिसोर्सेज मेरे ये रहेंगे, टाइम ये रहेगा हर चीज का। ये वाली बुक्स पढ़ूंगा, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगा, ये वाले करंट अफेयर पढ़ूंगा। एग्जैक्टली यहां से मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा। सब कुछ आपने फिक्स कर लिया रिसर्च करके अच्छे से। एक बार 5 to 6 डेज ले लो, एक हफ्ता ले लो, 10 दिन ले लो, लेकिन प्रेपरेशन इतनी अच्छी कर लो, प्लानिंग इतनी अच्छी कर लो कि बाद में कोई दिक्कत आए ही ना। थोड़े बहुत इंप्रोवाइजेशन की सिर्फ आपको नीड रहे, ठीक है। तो थोड़ो हम यहाँ पे अपनी प्लानिंग करके चलेंगे, वो आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि हमारा जो रास्ता है उसमें कोई अड़चने ना आए, ठीक है। उसमें हम चलते जाएं। थोरो प्लानिंग हमें यहाँ पे करनी है रिसोर्सेज की, हर चीज की। उसके लिए टेम्पलेट हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, तो आपको उसको सिर्फ फिल करना है अच्छे से बैठ के, और देखना है, डिसाइड करना है, और उसके बाद आप मूव ऑन करेंगे, ठीक है। नाउ एक्यूमुलेट ऑल द रिसोर्सेज। अब आपका यहाँ पे काम है कि जितने भी रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं, कोई मान लीजिए कोई मॉक टेस्ट का कोर्स हो सकता है, कोई मॉक टेस्ट के यूट्यूब की वीडियोस हो सकते हैं। आप अच्छे से यूट्यूब पे बैठ के एक बार रिसर्च कर लीजिए कि कहाँ कहाँ सी सेट की वीडियोस पड़ी हुई है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं अच्छी तरीके से। उन सारी को अपनी हिस्ट्री में डाल लीजिए, या फिर आप उनको अपनी एक प्ले बना के डाल लीजिए सी सेट की। फिर उसके बाद अगर आपको कोई सब्जेक्ट रिवाइज करना है तो यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर सकते हैं उसकी, अगर कोई यहाँ पे शॉर्ट वो पड़ी हो। आपने अपनी बुक सारी लिख ली, आपने जो सारी बुक्स मंगानी है, अगर कोई नहीं है आपके पास वो ले ली, कोई कोर्स ज्वाइन करना है किसी टीचर का वो कर लिया। सारे रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर लीजिए, एक अच्छी प्लानिंग कर लीजिए। क्योंकि ना शुरू में बैठ के जब प्लानिंग करते हैं उस टाइम पे सोचना काफी ज्यादा इजी होता है, काफी ज्यादा क्रिएटिविटी आती है कि एग्जैक्टली किस किस तरीके से मैं यहाँ पे ये सारी चीजें करने वाला हूं। बाद में फिर आपको सोचना पड़ेगा कि यार अब क्या मैं यूट्यूब से देखूं, क्या मैं वहां से देखूं। लेकिन आपने शुरू में ही प्लानिंग किया तो आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज कहां से करनी है। तो एक्यूमुलेट ऑल योर रिसोर्सेज, इससे भी आपका जो कॉग्निटिव लोड है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। नाउ द डायलेमा ऑफ रिसोर्सेज एंड बुक्स स्टक इन द 1920 लूप। सभी क्या कर रहे हैं एस्पिरेंट, यहाँ पे टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत ज्यादा दिन यहाँ पे बेस्ट रिसोर्स ढूंढने में। तो क्या हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाना चाहिए बेस्ट रिसोर्स ढूंढने में? नहीं, हमें लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाइए। इतना टाइम मत लगाइए कि फिर वो वहां पे कॉस्ट बेनिफिट रेशो ही ना बचे। हो सकता है आपने 5 दिन लगा लिए, आपने अच्छे से दिल्ली में एक बार जाके, या जो भी आपके नियर बाय मार्केट है जहां यूपीएससी के रिसोर्सेज मिलते हैं, वहां पे जाके आपने एक बार अच्छे से चेक कर लिया, नेट पे आपने चेक कर लिया, अपनी बुक्स में क्या क्या पढ़ना है वो डिसाइड कर लिया, सारा करंट अफेयर का देख लिया, स्टैटिक का, सी सेट का, सब कुछ देख लिया। वहां पे जो आपको बेस्ट पॉसिबल लगे शुरू के 4 to 5 डेज में, एक वीक में, वो आप यहां पे अपने पास ले आइए, उनको एक्यूमुलेट कीजिए और उन पे काम करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि फिर 19-20 का ही फर्क होगा। जो आपने 5 दिन में ढूंढा है मोस्ट प्रोबेबली वो हो सकता है या तो 19 होगा या 20 होगा, और जो आपको हो सकता है 1 महीने बाद कुछ पता चले वो शायद 1 पॉइंट ऊपर हो सकता है आपसे, 19-20 ही होगा। तो यहाँ पे कुछ ना करने के बजाय और स्टैग्नेंट रहने के बजाय और यहाँ पे सोचते रहने के बजाय आपको काम करना स्टार्ट करना है, तो उसके ऊपर फोकस कीजिए। सो गेट आउट ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस, कि इतना ज्यादा एनालिसिस करने लग गए कि फिर उससे पैरालाइज हो गए। उधर क्या कर रहे थे पहले, ओवरवेलमिंग पैरालिसिस में आप थे, अब यहां पे क्या गया, एनालिसिस पैरालिसिस। तो दोनों से आपको यहां पे बचना है। अपनी चॉइसेस को सिंप्लीफाई करना है। हो सकता है कोई रिसोर्सेज, मान लीजिए आपने टोटल 10 रिसोर्सेज इकट्ठे किए, हो सकता है उनमें से 8 बेहतरीन निकले, लास्ट में आपको पता चले कि यार ये 2 ठीक नहीं थे, लेकिन आपने कम से कम कुछ तो वहां से भी निकला होगा। परफेक्शन पे अगर जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा इशू आ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट रिसोर्स कोई है ही नहीं, इम्परफेक्ट चीजें हैं, इंप्रोवाइज्ड है, कोई किसी से बेटर है, तो आपको देख के बस वहां से निकलना है। और हो सकता है कि आपको पता चलेगी यार ये चीज मेरे लिए काम नहीं कर रही 1 महीने बाद, तो थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर लेंगे, उसको रिमूव करके उसकी जगह कुछ और ऐड कर लेंगे। लेकिन स्टार्ट तो करें। ऐसा ना हो कि बेस्ट ढूंढने के चक्कर में, परफेक्ट ढूंढने के चक्कर में कभी स्टार्ट ही ना कर पाए। उस चीज पे ध्यान देना होगा। देन उसके बाद आता है होगा या नहीं, ये क्वेश्चन आता है डाउट। अब देखिए, होगा या नहीं ये चीज कहां से आती है? जो जितना ज्यादा प्रिपेयर करेगा, जो प्लान करेगा,
प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा तो अपने लिए डे भी डिसाइड कीजिए कि इस दिन मैं प्रीलिम्स में फुल फ्लेजेड एंटर हो जाऊंगा, उससे पहले इतने दिन मैं प्लानिंग में लगाऊंगा। अब जो यहाँ पे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा है, शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा इशू आएंगे। हो सकता है सी सेट के कॉन्सेप्ट समझ में ही ना आए, हो सकता है करंट अफेयर में बहुत ज्यादा दिक्कत आए, लेकिन आप यहाँ पे जब उसको रेगुलरली करते जाएंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें सेटल डाउन होती जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। स्टार्टिंग हमेशा टफ ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मोमेंटम नहीं होता, मान लीजिए आप चला रहे हैं, साइकिल जब स्टेशनरी पोजीशन में है, खड़ी हुई है और आप उसको लेके चलते हैं तो काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है आपको पेडल से, लेकिन जब वो चलने लगती है तो काफी ज्यादा स्मूथ होती है। तो मोमेंटम की अपने आप में काफी अच्छी पावर होती है, उसके ऊपर आप थोड़ा फोकस कीजिए। तो यहां पे होगा या नहीं, एक तो आप स्टार्ट कीजिए करना, जिससे ये चीज एलिमिनेट हो जाएगी। खाली बैठा हुआ इंसान सबसे ज्यादा ये सोचता है कि होगा या नहीं। जो पूरा दिन बिजी है ना, फिर उसका दिमाग इसमें काम करने लगता है कि यार हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये मेरी इंप्रूव हो रही है काफी सारी चीजें, वहां पे मेरे को दिक्कत आ रही है, उस पर चलो मैं दूसरा रिसोर्स बदल लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ। वो यहाँ पे अब क्या कर रहा है, वो बिल्कुल लॉजिकल हो गया है, वो टेक्निकल हो गया है और वो सारी चीजों पर सोच के और आगे बढ़ता जा रहा है, काम करता जा रहा है। वेरेज जो नहीं कर रहा वो क्या है, वो स्टैग्नेंट है, बस वो होगा या नहीं में रह जाएगा। तो यहां पे प्रोसेस के ऊपर फोकस कीजिए, जो मीन्स है उसके ऊपर फोकस कीजिए, ना कि एंड पे फोकस करना है। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप यहां पे मान लीजिए दिल्ली में हैं और आपको जाना है चंडीगढ़। तो अब यहाँ पे आप बैठे हैं दिल्ली में और आप सोच रहे हैं कि होगा या नहीं, मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, या फिर मेरे को पूरा रास्ता क्यों नहीं दिख रहा वहां पे जाने का, चंडीगढ़ मेरे को यहीं से क्यों नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं होता है। आप 100 मीटर चलेंगे, आपको अगले 100 मीटर का रास्ता दिखेगा, फिर उसके बाद अगले 100 मीटर चलेंगे तो फिर आगे का और 100 मीटर का, 200 मीटर का रास्ता आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हमें चीजों को यहाँ पे देखना है, हमें प्रोसेस को फॉलो करना है, हमें देखना है, प्लानिंग करनी है दिल्ली से चंडीगढ़ जाने की कि यार मैप पे देख लेता हूँ क्या रास्ता है, फिर मैं यहाँ पे प्लानिंग में दूसरा देख लेता हूँ कि क्या कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई रोड पे कहीं पे कोई रोड सील है या कोई ऐसा इशू तो नहीं हो रहा है, या कहीं पे कोई दंगे तो नहीं हो रहे, या कोई इवेंट तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से मेरे को इशू आएगा। सारी चीजें जितनी आप स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल कर सकते हैं अपने लिए, ढूंढ सकते हैं, वो ढूंढ लीजिए और उसके बाद चल दीजिए। अब क्या होगा, हो सकता है आपने यहाँ पे सारी प्लानिंग अच्छे से की थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ हो, लेकिन रास्ते में आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया या फिर कोई और इशू हो गया, तो वो तो यहाँ पे क्या है, वही इम्प्रोवाइजेशन है। ऐसे ही आपकी प्रेपरेशन में हो सकता है आपने शुरू में सारे रिसोर्सेज अपने डेडिकेटेडली देखे हो कि मुझे क्या फॉलो करना है, बाद में दिक्कत आए तो बाद में उसको देखेंगे, बीच में जो भी इशू आएगा उसको ठीक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से जर्नी होती है। तो प्रोसेस पे फोकस कीजिए, जो करता है, जो एग्जीक्यूट करता है उसको दिक्कत नहीं आती, जो सिर्फ बैठ के सोचता है वही ये सोच पाता है होगा या नहीं, क्योंकि करने वाले के पास टाइम नहीं है सोचने का, वो कर रहा है तो वो रास्ता भी निकाल लेगा अपना कुछ ना कुछ करने का। देन उसके बाद है कॉन्फिडेंस कम्स विद एग्जीक्यूशन या फिर इंप्लीमेंटेशन। कॉन्फिडेंस आता है करने से। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे अगला ही हमारा पॉइंट है पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक साइकिल। हमारे दिमाग को एक फीडबैक जाता है और हमारे अंदर ना दो पूल होते हैं, एक गिल्ट का पूल होता है, एक प्राइड का पूल होता है, और हम उसको कौन से पूल को कितना भर रहे हैं वो हमारी लाइफ को काफी ज्यादा यहाँ पे डिसाइसिव फैक्टर उसमें प्ले करने लगता है। अगर आपकी गिल्ट बहुत ज्यादा है तो आपके थॉट्स में फिर वो सारी चीजें दिखने लगेंगी। आपका प्राइड पूल गिल्ट वाले पूल से ज्यादा अगर भरा हुआ है अपने, तो फिर आपको यहाँ पे आपके थॉट प्रोसेस पे वो दिखने लगेगा, फिर आपके एक्शन में दिखने लगेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए आपने प्लानिंग कर ली, आपको एक प्राइड फील हुआ कि यार चलो मैं अब आगे बढ़ पा रहा हूं, आपने करना स्टार्ट कर दिया तो आपके अंदर ये प्राइड आया कि यार एटलीस्ट मैंने करना स्टार्ट कर दिया, हम परफेक्शन कभी कुछ होती नहीं है, हम यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन करते जाएंगे। प्राइड बढ़ता जा रहा है एवरी सिंगल डे। आप हो सकता है क्वेश्चन सोल्व ना कर पा रहे हो सकता है आपको चीजें समझ में ना आ रही हो सकता है चीजें याद ना हो रही हो, बट आपको ये प्राइड होता जा रहा है कि यार हाँ मैं कर रहा हूं। इससे क्या होगा, आप स्ट्रेस फ्री होने लगेंगे, आपको पता है कि आप कर रहे हैं, तो एक साइकिल बन जाएगी पॉजिटिविटी की। यहाँ पे आपके अंदर आप करने वाले बन जाएंगे, ना कि सोचने वाले बैठ के। नेगेटिव साइकिल क्या कहती है, आपने रिवाइज तो किया, एक बार उसको पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद आपने एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व को पूरा मतलब फॉलो नहीं किया चीजों को। जैसे आज आपने रिवाइज किया, एक हफ्ते बाद दोबारा किया, आपने छोड़ दिया, आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया, या फिर आपने उस पर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करी, तो लास्ट में जाके आपको अगेन वही गिल्ट फील होगा कि मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, मैंने तो कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं किया, मैंने तो कोई क्वेश्चन ही सोल्व नहीं किया, मैंने तो मॉक टेस्ट भी नहीं लगाए। तो फिर यहाँ पे एक स्ट्रेस,
एंग्जाइटी, स्ट्रेस किस बात का कि यार यहाँ पे पता नहीं होगा या नहीं होगा। एंग्जाइटी किस बात की कि मैंने क्यों नहीं किया, बाकी लोगों ने सबने कर लिया। तो ये आपका यहाँ पे नेगेटिव एक फीडबैक आपके ब्रेन को जाने लगेगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा एक लूप क्रिएट कर देगा। तो हमें उस साइकिल से, उस लूप से बचना है। तो करना स्टार्ट कीजिए, इंप्लीमेंटेशन ही सबसे बड़ा गेम है। इम्परफेक्टली स्टार्ट कीजिए, परफेक्शन कुछ होती ही नहीं है यहाँ पे प्रेपरेशन में। देन उससे अगला है एलिमिनेट द बिगेस्ट रीजन ऑफ फेलियर विच इज लेस प्रैक्टिस। सबसे बड़ा रीजन क्या है यहाँ पे फेलियर का, वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैं अगर आपको दुनिया के बेस्ट रिसोर्सेज भी लाके दे दूं जहां से सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे सक्सेसफुल होने के। प्रैक्टिस की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 3 to 4 months प्रैक्टिस कैन टेक ओवर 3 year स्टडीज। जो बच्चा 3 से 4 साल से 5 साल से पढ़ रहा है लेकिन प्रैक्टिस कम कर रहा है, वेर एज एक नया इंसान आता है प्रेपरेशन में, थोड़े से बेसिक्स पढ़ता है या नहीं भी पढ़ता, लेकिन वो क्या करेगा, 100 मॉक टेस्ट लगाने शुरू करेगा। 5-6 महीने पहले 100 मॉक टेस्ट लगाएगा जीएस के, 100 लगाएगा वो यहाँ पे सी सेट के। उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपसे कि वो क्लियर कर जाए, वेराज उसने इतनी सालों तक पढ़ा भी नहीं है। तो यहाँ पे जो ज्ञान आपने लिया है, जो नॉलेज आपने ली है, वो आप उसको यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो वो जो सारी क्लैरिटी होती है वो भी हमारी मॉक टेस्ट से ही आती है। एक्टिव रिवीजन जो होता है वो भी मॉक टेस्ट से ही होता है। तो मॉक टेस्ट को तो किसी भी तरीके से छोड़ा ही नहीं जा सकता। देखिए, हर बार जब मेरी बात होती है और जब मैं देखता हूं कि यार ये एस्पिरेंट तो काफी सही था पढ़ने में, इसको क्यों दिक्कत हुई है, क्यों क्लियर नहीं कर पाया एग्जाम, तो सबसे बड़ा इशू निकल के आता है कि कितना भी बोलने के बाद भी पता चलता है कि उसने सिर्फ 15 ही मॉक टेस्ट लगाए थे। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेकिन मॉक टेस्ट क्यों नहीं लगाते, उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, चलिए। देन रिफ्रेम मिस्टेक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। देखिए, मॉक टेस्ट की मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख के चलना है। वो कैसे होगा वो भी अभी आप समझेंगे। नॉट स्टार्टिंग और स्टॉप डूइंग ड्यू टू पुअर मॉक रिजल्ट। या तो स्टार्ट ही नहीं करते इस फियर में कि पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा। अब देखिए होता क्या कि आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया, आपने बुक्स सारी पढ़ ली, स्टैंडर्ड बुक्स और हमारी जो एनसीईआरटीज वगैरह वो आपने अच्छे से पढ़ ली, लेकिन आप यहाँ पे अब आपको डर लगता है कि अगर मैंने सोल्व किया और अगर मेरे 40 मार्क्स आए तो मेरी पढ़ाई पे क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है फिर तो, है ना। या तो इस तरीके से स्टार्ट नहीं करते, या स्टार्ट कर दिया और 3-4 बार दिए और पुअर ही रिजल्ट आ रहा है, फिर हमने यहाँ पे छोड़ दिया बीच में। तो होता क्या है, हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिर उसके लिए एक नेगेटिविटी बन जाती है, हम उससे भागने लगते हैं। ऐसा हमें नहीं करना। हमें मॉक टेस्ट को यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। हमें ये डिसाइड कि हम कुछ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो 50th मॉक टेस्ट पे जाके देखना है। 50वें 60वें मॉक टेस्ट पे जाके हम चेक करेंगे कि अब क्या हम कैपेबल है या नहीं। सो मॉक टेस्ट आर नॉट देयर टू चेक योर एबिलिटी राइट नाउ। ये जो शुरू के मॉक टेस्ट है वो आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए नहीं है। देर आर जस्ट फॉर कि आपने कितना अभी पढ़ लिया है, कितना आपका बचा हुआ है। वो सिर्फ एक मिरर है आपके लिए, वो दिखा रहा है कि यार अभी आपका ये वाला बचा हुआ है, चलो इसको पढ़ लेते हैं, या इस पे अच्छे से क्लैरिटी नहीं आ पाई थी तो इस पे दोबारा से इसको रिविजिट कर लेते हैं, कंटेंट को और पढ़ते हैं। तो अपने मॉक टेस्ट को यहां पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे क्या है ही लर्निंग अपॉर्चुनिटी। हम ये कैसे देख पा रहे हैं कि ये हमारी टेस्टिंग के लिए 60th मॉक टेस्ट पे जाके 55वें मॉक टेस्ट पे जाके देखना कि 40 से 80 या 90 या 100 या 120 हुआ या नहीं। वहां पे जाके आप अपने आप पे क्वेश्चन मार्क उठा सकते हो। पहले 10 20 30 मॉक टेस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकते आप। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को उस तरीके से हमें लेना है यहाँ पे। सो फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन अगेन। ठीक है, हमें यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, ये याद रखना। देन प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स, फोकस ऑन कॉस्ट बेनिफिट रेशो। अब देखिए हमें पता है कि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा हैवी सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा लेंथ है कंटेंट की यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा टफ भी रहता है मोस्टली बच्चों के लिए। सबको हिस्ट्री में मज़ा नहीं आता। तो अगर यहाँ पे आप हिस्ट्री के लिए ही 10-12 बुक्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटीज, देन उसके बाद आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, और उसके बाद हमारी स्पेक्ट्रम, और देन उसके बाद बंदोपाध्याय करके हैं, तो ऐसी जब आप सारी इतनी बुक्स पढ़ेंगे और आपका सारा टाइम 50% टाइम एक ही सब्जेक्ट पे जाने लगेगा, 40% टाइम एक ही सब्जेक्ट पे जाने लगेगा, जबकि आपको ये भी अश्योरिटी नहीं है कि इतनी सारी चीज़ों को आप याद रख पाओगे नहीं रख पाओगे। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आपका हो जाएगा और
क्वेश्चन भी आएंगे नहीं आएंगे वो भी नहीं पता, तो कुछ चीजें अवॉइड की जा सकती है। तो थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, हम भी आपको कुछ ऐसी इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे अगले 10 दिनों के अंदर, दोबारा से एक बार अपनी रिसर्च को कंडक्ट करके, कि किन बुक्स को, किन चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज किया जा सकता है। देखिए, हम डेटा पे ही तो खेलते हैं, डेटा ही तो सारी चीज होती है। जो डेटा हमें दिखा रहा है, जो हमें 5 साल 10 साल से जो हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम चले तो ज्यादा बढ़िया है। तो कुछ चीजों को एलिमिनेट किया जा सकता है, उनका कॉस्ट बेनिफिट रेशो नहीं होता, तो उन चीजों के ऊपर हम यहाँ पे फोकस करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका इनपुट इतना बड़ा है और आउटपुट इतना सा है, इक्वल तो हो, या फिर कम से कम चलो इतना तो हो कि भाई यहाँ पे अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा था तो ये चलो थोड़ा छोटा है, 100 इनपुट था 80 आउटपुट है, तो वो हमें देख के चलना है, उल्टा नहीं होना चाहिए। वेरएज कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं या कुछ कंटेंट या रिसोर्सेज ऐसे हैं कि आप इतना बड़ा यहाँ पे इनपुट डालते हैं तो आपका इतना बड़ा आउटपुट निकल के वहां से आता है, ठीक है। देन नॉट एबल टू स्टार्ट। अब यहाँ पे काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो स्टार्ट करने में ही काफी ज्यादा उनको इशू आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आप अगेन यहाँ पे ये मत देखिए कि मेरे को मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं, नहीं। आपको ये देखना है मेरे को एक मॉक टेस्ट लगाना है आज, जो सबसे छोटी यूनिट आपके सामने है ना, उसको देखिए, वरना अगेन दिमाग फिर से ओवरवेल्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली पूरा लूप लेके ओवरवेल्म से हमने स्टार्ट किया था और वहीं पे आ गए हैं। सो होगा क्या, इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी काफी सारे बच्चे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे समझने के बाद भी। तो हमें क्या करना है, टेक स्मॉल इमीडिएट स्टेप्स, द एक्टिवेशन एनर्जी प्रिंसिपल को हमें देखना है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि अगर आपने ये लोड डाला कि यार मेरे को मॉक टेस्ट लगाने हैं बहुत सारे, मेरे को 60 मॉक टेस्ट लगाने हैं, मेरे को 40 लगाने हैं, 50 लगाने हैं सी सेट के, मेरे को वो पूरी बुक रिवाइज करनी है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरे को पूरी बुक रिवाइज करनी है या मेरे को वो करंट अफेयर के उतने सारे पीडीएफ पढ़ने हैं साइंस एंड टेक के, क्या हम ये नहीं सोच सकते कि एक चैप्टर पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं टास्क हंटिंग। आपको हंटर बनना है, आपको क्या करना है ना, मॉर्निंग में अपने आज के सारे डाल लें, इस सब्जेक्ट का इतने चैप्टर हमें करने हैं, इस बुक से करने हैं, ये वाले हमें करंट अफेयर करने हैं, ये मॉक टेस्ट लगाना है, इस रिसोर्स से लगाना है। सुबह सारा दिमाग लगाया अपना और अपनी एक वो बना ली पूरी की पूरी टेम्पलेट की, हाँ ठीक है इसके ऊपर हम काम करेंगे। देन उसको करते जाना है और उसको हम यहाँ पे उसके सामने कट लगाते जाएंगे कि हो गया, या चेक मार्क लगाते जाएंगे, राइट, या फिर हम उसको हाईलाइट कर देंगे। तो उससे अंदर ना एक प्राइड आने लगता है, और वो प्राइड की साइकिल में आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है काम को लेकर। जब आपको प्राइड आने लगता है ना, तो आपको वो और ज्यादा एनर्जी देता है, और ज्यादा एंथुसियाज्म देता है, और आप एक रियल में हंटर बन जाते हो, आप टास्क की हंटिंग करने लगते हो, ठीक है। तो हमें उस पर फोकस करना है। दूसरी बात एक और ये भी है कि अगर आज के गोल आपके अचीव नहीं हो पा रहे, अगर आपने मान लीजिए 10 यहाँ पे गोल्स टोटल आपने रखे हैं कि 10 काम मेरे को करने हैं, कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं या कोई मॉक टेस्ट हो सकता है, 10 मेरे को करने हैं, लेकिन अगर 6 ही हुए तो कोई बात नहीं, अगले दिन के जो ये 4 बचे उनको अगले दिन पे लगा दीजिए। हमें टास्क हंटिंग पे फोकस करना है। हो सकता है किसी दिन आप 10 की जगह उन 10 को आप कम टाइम में कर लो और आपके पास और टाइम बचे तो आप 3 और कर लो। तो हो सकता है किसी दिन 13 होंगे, किसी दिन 6 होंगे, किसी दिन 5 होंगे, किसी दिन पूरे 10 होंगे, तो जो बचे उसको अगले दिन पे शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे चलना है। और ये जो बचने का होता है, अगर आप एक सिंपलिस्टिक से थोड़े गोल बनाएंगे, आपको एक रफली आइडिया तो होता ही है कि यार मॉक टेस्ट में 2 घंटे लगेंगे, एक मॉक टेस्ट में 10 मिनट उसमें एक बफर टाइम और ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल बीच में ब्रेक होगा 30 मिनट का। उसके बाद हम यहाँ पे अगर रिवीजन करेंगे किसी चीज़ का, तो हो सकता है इतने पेज है तो उस लेक्चर को रिवाइज करने में शायद फॉर एग्जाम्पल 45 मिनट्स लगेगी, ठीक है। तो रफली वो चीज़ें इस तरीके से प्लान की जा सकती है। नाउ लास्ट, डोंट सी मोर टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस, जस्ट प्लान डीपली एंड स्टार्ट डूइंग। अब इसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही मत देखो, देख लो शुरू के 5 दिन में, एक हफ्ते में, अगर आपके सामने ऐसा कंटेंट आ रहा है, लेकिन उसके बाद सिर्फ यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे ही भाग भाग के और टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जस्ट डीपली प्लान करना है और एक्शन आपको लेना है, ठीक है ना। बेहतरीन प्लानिंग, बेहतरीन एक्शन। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली से शिमला जाना है, या फिर आपको फॉर एग्जांपल चेन्नई से आपको केरला की किसी सिटी में जाना है, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं तो आप रिलेट कर पाते हैं। आप सोच लीजिए कोई भी सिटी से सिटी आपको जाना है, तो क्या करना है, एम क्लियर है, वहां पे जाना है। दूसरा है प्लान करेंगे कि कैसे जाना है, कौन सा रूट लेना है, क्या कोई रास्ते में दिक्कत तो नहीं आ रही, वो प्लानिंग पूरी की। उसके बाद चलना स्टार्ट कर देंगे, रास्ता आगे का दिखता जाएगा। बस इतनी सी बात है। ये 3 स्टेप में पूरी जर्नी हमारी सिमट जाती है। नाउ बट हु विल मेक यू रूथलेस एंड चार्ज्ड। देखिए, सारी चीजें जान ली, स्टार्ट भी कर दिया और काफी कुछ ठीक भी हो जाएगा इससे, लेकिन कौन हमें वो एनर्जी देगा कि जिसकी वजह से अगले 4-5 महीने हमें कुछ दिखे ही ना। अपनी प्रेपरेशन के अलावा घर में क्या हो रहा है,
रिलेटिव्स में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उस पे से फोकस हटके मेरे साथ क्या हो रहा है उस पे से फोकस हटके सारा फोकस आपका अगर काम के ऊपर ही लग जाए और आप सुपर चार्ज्ड हो जाएं, रूथलेस हो जाएं, तो ऐसे ही जो लोग हैं वो यहाँ पे एग्जाम क्लियर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक एस्पिरेंट है जिन्होंने अभी मेंस क्लियर किया है। उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो मैंने देखी थी, इतनी ज्यादा क्लैरिटी थी कि मेरे को भी ये लगता था कि यार बिल्कुल ही उनको ये था कि फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करना है या सेकंड टाइम में क्लियर करना है, उसके बाद मेरे पास लाइफ में टाइम है ही नहीं एग्जाम देने के लिए। फिर मेरे को मैं चेंज करके अगर मेरा 2 साल में नहीं हुआ यूपीएससी तो मैं और किसी एग्जाम में उस मेरा मींस नंबर वगैरह उन्होंने काफी अचीव किए हुए हैं, तो वहां पे जाके वो अपना उसमें देखेंगे, लेकिन वो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इतना ज्यादा रूथलेस और इतना ज्यादा चार्ज हम कैसे हो सकते हैं, इतना फोकस्ड कैसे हो सकते हैं, उसके लिए हमारी साइकोलॉजिकल प्राइमिंग की एक वीडियो आने वाली है। तो वो आप पूरी देखेंगे, सुनेंगे, वो शायद आपकी पूरी प्रेपरेशन जर्नी में सबसे बेस्ट चीज होने वाली है। उस पर हम पूरा इंप्लीमेंट करेंगे। फिर हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे, आईएएस सेंट्रल आप में आपकी जर्नी में कितना ज्यादा योगदान दे सकता है, किस तरीके से हेल्प कर सकता है अगले 4 से 5 दिन में, 4 से 5 महीने में हार्ड वर्क करके, उसको देखेंगे। और सी सेट को कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। आई होप आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।